हेलो फ्रेंड्स, आज का साइंस का लेक्चर 2 के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। आज लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। 8वीं के अंदर आप लोगों ने देखा है कि भौतिक गुण के बारे में अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण देखे हैं। यहाँ पर आपने 8वीं के अंदर जो पढ़ा था, अम्ल मीन्स के एसिड और क्षार मीन्स क्या होता है, बेस। तो मैं कभी कभार शब्द का प्रयोग एसिड और बेस करूंगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अम्ल के गुण, भौतिक गुण की बात करें तो लिटमस पेपर आप लोगों ने नाम सुना है। लिटमस पेपर क्या कार्य करता है? लिटमस पेपर जो होता है वो आपको दिया हुआ विलयन जो है वो एसिड है यानी कि अम्ल है या फिर बेस, बेस मीन्स क्षार है, वो पहचानने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई एसिड आपके सामने रख दिया जाए और एसिड वाले विलयन के अंदर अगर आप लिटमस पेपर को डुबाते हो, अगर वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आपको जो दिया गया है वो विलयन कैसा है, एसिड है। अगर आपको दिया गया विलयन बेस दिया जाए और बेस वाले विलयन के अंदर यदि आप लिटमस पेपर को डुबाते हो तो वो लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो नीला हो जाता है, यानी कि लाल को नीला बनाता है कौन, बेस। तो ये जो है आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके याद रखने की शॉर्टकट मेथड है दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे, जो है अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है कि जो एसिड है, एसिड वो नीले को क्या बनाता है, लाल बनाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो बेलन, बेलन मीन्स के बेस जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेस की। तो बेस जो है वो लाल को कैसा बनाता है, नीला बनाता है, ठीक है। तो ये लिटमस टेस्ट हो गया कि आप लिटमस के आधार पर जो है क्या कर सकते हो कि कोई भी विलयन जो है वो एसिड है या बेस है वो आसानी से पहचान सकते हो। और आगे की बात करें कि कोई कोई जो एसिड और बेस जो होते हैं इतने तनु होते हैं यानी कितने मंद होते हैं कि जिसको लिटमस पेपर के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता नहीं है। तो उसे कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया विलयन जो है या एसिड है या बेस है? तो उसको पहचानने के लिए नए सूचक की जरूरत पड़ती है जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिए गए हैं। तो लिटमस को तो आपने देख लिया कि अम्ल विलयन जो होता है वो लिटमस को लाल बनाता है, क्षारीय विलयन जो होता है लिटमस को कैसा बनाता है, नीला बनाता है। अब मैं बात करता हूँ मिथाइल ऑरेंज की। किसकी बात करने जा रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है वो विलयन के अंदर 1 से 2 बूंद डाला जाता है। आपको दिया गया जो विलयन होगा उस विलयन के अंदर क्या किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज के 1 या 2 बूंद डाला जाता है। अगर वो विलयन का रंग लाल हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दिया हुआ जो विलयन है वो क्या होगा, अम्ल होगा यानी कि एसिड होगा। अगर दिए गए विलयन के अंदर 1 या 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज का डाला जाए, अगर वो रंग पीला हो जाता है विलयन का तो आपको दिया गया जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे कि याद रखिएगा, मिठाई ला अब, मिठाई ला अब, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिथाइल ऑरेंज की, वो क्या होता है, लाल बनाता है। किसको लाल बनाता है, अम्ल, किसको, अम्ल, ठीक है। और इसका मतलब होता है येलो। जैसे कि ये वाक्य बन गया ना, मिठाई ला अब, क्या बोलेंगे, येलो, यानी कि बेस जो होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेस की। येलो, येलो मीन्स की क्या होगा, पीला, यानी कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल को कैसा बनाता है, लाल बनाता है। और जो बेस है यानी कि क्षारीय है उसको कैसा बनाता है, पीला बनाता है। तो आप इस शॉर्टकट मेथड से इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। और अगर मैं बात करूं फिनोल्फथालीन की, तो फिनोल्फथालीन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको याद रखना है PBP मीन्स कि जो है बेस, फिनोल्फथालीन बेस को कैसा बनाता है, पिंक बनाता है यानी कि गुलाबी बनाता है। और अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल के अंदर अगर फिनोल्फथालीन की 1 या 2 बूंद डाला जाएगा तो अम्ल जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं और रंगहीन विलयन आपको प्राप्त होगा। यदि कि फिनोल्फथालीन बेस में डाला जाएगा तो बेस का रंग लाइट पिंक आपको देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो और देख सकते हो। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं कि अम्ल के रासायनिक गुण की। किसकी बात हो रही है, अम्ल के रासायनिक गुण।
अभी जो आपने गुण देखे थे वो अम्ल और क्षार के बेसिक गुण की यानी कि भौतिक गुण की बात की थी। इसमें कोई रिएक्शन होता नहीं है, और जब रिएक्शन होता है, अम्ल किसी पदार्थ के साथ रिएक्ट करता है, तब उसके रासायनिक गुण की हम चर्चा करें, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है और नई प्रोडक्ट यानी नया उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि दो अभिकरण मैंने यहाँ पूरा प्रयोग का वर्णन किया हुआ है, और एग्जाम के अंदर काफी टाइम पूछा गया एक सवाल है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाला प्रयोग का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाला प्रयोग का वर्णन करें, तब भी आप ये आकृति बनाकर हाइड्रोजन गैस का वर्णन करता हुआ प्रयोग तैयार कर सकते हो। अन्यथा आपको ऐसा पूछा जाए कि रासायनिक गुण बताइए अम्ल के, तो अम्ल के रासायनिक गुण में केवल आपको अभिक्रिया लिखने की जरूरत होती है, आकृति बनाने की जरूरत नहीं होती। आकृति इसीलिए बनाई गई है, बाई चांस अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर सवाल आ जाए कि अम्ल के रासायनिक गुण अथवा तो हाइड्रोजन गैस प्रयोगशाला के अंदर कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये आकृति आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि आकृति का मैं वर्णन करता हूँ, आपको स्टैंड दिख रहा है, स्टैंड में यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परत नली लगाई गई है, और परत नली के अंदर क्या लगाया गया है, इसके अंदर आपको जो है मंद यानी कि जलीय विलयन लेना है। किसका जलीय विलयन लेना है, तो आप इसका जलीय विलयन जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो में से किसी एक का क्या लेना है, जलीय विलयन लेना है। और जलीय विलयन लेने के बाद उस परत नली के अंदर आपको दानेदार जिंक डालना है। जैसे कि आप लोग आकृति में देख रहे हो कि काले कलर के जो डॉट यहाँ पर बनाए हुए वो क्या है, दानेदार जिंक है, यानी कि दो में से किसी एक का विलयन और दानेदार क्या लेना है, जिंक लेना है। तो जिंक और अम्ल ये दोनों अम्ल है H2SO4 और जलीय विलयन है, इसलिए मंद होगा। तो दोनों जो है जिंक के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। जब ये दोनों के बीच में जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो उसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और वो हाइड्रोजन गैस में ऊपर आप देख रहे हो वायु रूप से कोक से उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि वो गैस जो है वो क्या ना हो पाए, बाहर रिलीज ना हो पाए। यानी कि ये जो पाइप आपको दिख रही है, इस पाइप के द्वारा वो हाइड्रोजन गैस जो होता है पानी के अंदर जाता है। और आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पानी में अविलय है, यानी कि पानी में घुलनशील रहता नहीं, यानी पानी में घुलता नहीं है। तो जैसे ही वो पानी में जाता है तो हाइड्रोजन गैस पानी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, मुक्त होता है, क्योंकि गैस हल्का होता है लिक्विड से, इसलिए ऊपर की सतह पर आएगा। और ऊपर की सतह पर आएगा, अगर हमें पहचानना है कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है कि नहीं, तो उसके लिए कैसे पता चलता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जलती हुई जो मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती को जब यहाँ पर रखा जाता है, तो जैसे कि फटाके फूटते उस प्रकार से तड़-तड़ करते हुए आवाज के रूप में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ आपको मुक्त होता हुआ नजर आएगा। इससे क्या पता चलता है, आप सभी लोग जानते हो, और गैस के गुणधर्मों के बारे में आप पढ़े हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो दहनशील गैस है। दहनशील मतलब कि वो तुरंत जल उठता है, ठीक है। तो जलने वाला गैस होने के कारण वो जो मोमबत्ती के संपर्क में आते हैं तो आवाज करते हुए जो से क्या करने लगेगा, वो जलने लगेगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो इससे एक रासायनिक गुण ये बनता है, कौन सा रासायनिक गुण बनता है कि अम्ल जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु के साथ। यहाँ पर मैंने जिंक लिया, आप कोई भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवा सकते हो। तो अम्ल प्लस धातु जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में बनता है लवण। क्या बनता है, लवण। अगर मैं इस अभिक्रिया को कुछ समीकरण के थ्रू आपको बताना चाहूं, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने कौन सा अम्ल लिया हुआ है, H2SO4, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जब भी आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शो करते हो, लिखते हो एग्जाम के अंदर, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी अभिकर्मक हो या उत्पाद हो, उसके नीचे हमेशा उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। और ये मैंने क्या लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाने जा रहे हैं, धातु के साथ। और यहाँ पर हमने इस प्रयोग के अंदर धातु कौन सी ली हुई है, जिंक धातु ली हुई है। तो जब इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ होगी, तो जिंक के साथ एक अभिक्रिया कर जैसे ये जिंक है वो ज्वाइन हो जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, और बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और रिलीज क्या होगा, जो डाइहाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये बना है जिंक सल्फेट। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसी प्रकार से कोई भी अम्ल की अभिक्रिया आप दर्शा सकते हो। जैसे कि मैं अगर HCl की बात करूं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी कि HCl,
ठीक है, मैं नीचे रासायनिक नाम नहीं लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा कोई भी रासायनिक समीकरण आप लिखते हो उसके नीचे उसका नाम लिखना जरूरी है। तो HCl की बात करूं, अगर HCl की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ होती है तो क्या मुक्त होता है, तो जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2। याद रखिएगा अणुसूत्र आप लोगों को याद होना जरूरी है, ZnCl2। और क्या रिलीज होने वाला है, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए समीकरण को, कि यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और अभिक्रिया की इस तरफ की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, 1-1 है। तो इस अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। तो कोई भी अभिक्रिया हमेशा बैलेंसिंग में रखा जाता है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन का नियम आप जो पहले लेसन में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है, इसलिए मैं यहाँ पर HCl की जो मात्रा लूंगा वो जिंक की मात्रा से 2 गुनी होगी, यानी 2 टाइम HCl आएगा। ठीक है, अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। उसी प्रकार से आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, जैसे कि मैं बात करूं अम्ल की, HNO3 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, SNO3। कौन सा अम्ल है ये, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, अगर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया आप कोई भी धातु, मैं यहाँ पर सोडियम धातु ले रहा हूं, अगर सोडियम धातु के साथ की जाए तो इसके द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, तो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा, Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट। और डाइहाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो डाइहाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। दोस्तों ये अभिक्रिया जो आप देख रहे हो वो भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर सोडियम को बैलेंस करें तो 2 टाइम यहाँ पर क्या लगेगा, सोडियम। और NO3 जो बात करें तो सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है Na2NO3 ट्वाइस। ठीक है, और जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि अभिक्रिया के उस तरफ की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। NO3 जो है वो 2 बार है, तो यहाँ पर भी NO3 नाइट्रेट समूह जो है वो 2 बार आ रहा है। सोडियम की संख्या इस तरफ 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम की संख्या क्या है, 2 है। एक इसका अणुसूत्र है सोडियम नाइट्रेट का, और ये सोडियम और ये नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप कोई भी अम्ल ले सकते हो और कोई भी धातु के साथ उसकी अभिक्रिया करवा सकते हो। और धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त होगा वो आपको याद रखना है, डाइहाइड्रोजन गैस। और एक सबसे खास बात जो शॉर्ट प्रश्न के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है, जो बेसिक लिटमस पेपर होता है, वो किस प्रकार का होता है। जब वो लिटमस पेपर की किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं होती है, किसी के भी साथ मतलब ना तो अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई है और ना ही तो बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया हुई, तो उस समय लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो उस समय उस लिटमस पेपर का रंग जो होता है हमेशा नीला रहता है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और काफी लोगों को बताइए, और जो है फ्री स्टडी में अपना हिस्सा ले सके। और योग्य लगे, अगर बहुत ज्यादा पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए बी हैप्पी एकेडमी चैनल को। थैंक यू सो मच।